और चरखी दादरी हरियाणा के अंदर है, वहां एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की मानसिकता आपके सामने रखता हूं। ये सब बातें मीडिया में आ चुकी हैं। वहां दो हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया, बैनर हेडलाइन बनी थी दिल्ली के अखबारों में, उस झगड़े में मुसलमान को किसी हिंदू ने पीट पाट दिया। मुकदमा गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कुर्सी पे जो जज बैठा था उसकी भाषा हेडलाइन थी। उसने कहा कि तू इस काफिर से पिट के आया है, तुझे तो गोली मार देनी चाहिए थी इस काफिर को, और तुझे होना चाहिए था कि तेरा भाई यहां जज की कुर्सी पे बैठा है। ये आप टचपूंजिए से सरकार की एक छोटी सी पद क्या मिल जाए, आप ऐसे सूखी लकड़ी की तरीके से अपने आप को निष्पक्षता का आदर्श बना लेते हैं। आप झूठी बातों का सामना नहीं करना चाहते, वहां झूठ को सच बताया जा रहा है। आपका झगड़ा वहां है, चला गया आपके हाथ से। और कमाल देखिए, अभी जो पूरे देश में आपने खबर सुनी होगी, त्रिचुरी नाम की जगह है, वहां पे एक जगह है, पूरे गांव की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है कि साहब ये तो वक्फ के पास है। वक्फ का मतलब समझते हैं आप लोग? वक्फ एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि आप अपनी चीज किसी को वसीयत कर दें, आपने दे दी। इस्लाम में ज्यादातर प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम होती है, अल्लाह को दे दी आपने, अब अल्लाह उसका मालिक है। अब अल्लाह तो नीचे आएगा नहीं, नीचे वाले मजे कर रहे हैं। तो वक्फ का मतलब यह होता है। तो आप सोचिए कि देश के सबसे बड़े धनाढ्य व्यापारी मुकेश अंबानी के घर के ऊपर वक्फ ने बहुत पहले से दावा कर दिया है। आप हंस रहे हैं, सरकार आली उसके जो कारिंदे हैं ना, जो करोड़ों में खेलते हैं, वो मजाक समझते हैं। जब मैंने उनको बताया तो उनके थोड़े से होश ठीक आए। वो क्या करते हैं कि वो वालों को मालूम है कि अंबानी से मकान खाली कराने से कुछ होना तो है नहीं, लेकिन दावा होने की वजह से अंबानी का बिजनेस घराना कभी 1 करोड़ दे देता है, कभी 2 करोड़ दे देता है। वो 4 महीने के बाद चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। आप और हम कहां हैं? क्योंकि हम उससे लड़ना नहीं चाहते। 2-4 लोग मारे जाएंगे, 2-4 लोग खपेंगे, ना ना ना, मरना है तो पड़ोसी का लड़का मरे, हमारा लड़का तो सीओ बनेगा। हम क्यों लड़ेंगे? भारत राष्ट्र की भूमि के बारे में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज ने, वो हमारी ही तरह ही कोई दीवाना होगा, उस आदमी ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी के सिलसिले से एक एप्लीकेशन पिटीशन उनके आई। उन्होंने कहा एज पर द कंडीशन पास्ड इन द पार्लियामेंट, मैं इस पे सुनवाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको समझना चाहता हूं, इसलिए उसने अनऑफिशियली वो पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। लेकिन बहुत महान कार्य करके गया हम जैसे लोगों को बताने के लिए। उसने अपने सारे लोगों को लगाया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी क्या है, भारत में कितनी है, कहां कहां है, ये सिर्फ उसने डाटा इकट्ठा करवाया। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज का कहना है, मेरा नहीं है। उसने कहा भारत की जो टोटल भूमि है उसमें सबसे बड़ी तादाद में, मात्रा में भारत की भूमि रेलवे के पास है, फिर डिफेंस के पास है, और तीसरे नंबर पर मुसलमानों वक्फ के पास है। और आप भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। कौन सी माता है भारत जिसकी जय कर रहे हैं आप? जिस जमीन पे खड़े हैं वो आपकी नहीं है। इसलिए 47 हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, औरंगजेब आ गया, इसकी चर्चा करते हैं। मेरे और अपने दौर में जो हो रहा है उसकी चर्चा कीजिए। ये इधर उधर की बातें करके मत बताइए किसी को कि क्या हो गया। आज भी 2011 का सेंसस उठा के देख लीजिएगा। 2011 के सेंसस से भारत के 19 राज्यों में से 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। और आप कह रहे नहीं हम अखंड भारत बनाएंगे, जो ये है उसका तो पता नहीं है नहीं झूठ बोलने की बात। हम कि वहां से हम लाएंगे, यहां से हम लाएंगे। अरे ये जो था आपके पास, ये तो आपने 47 में 21 लाख लोगों की लाशों पे लिया और आपने उसको फिर वही बना दिया, क्योंकि आपको भाईचारा सूझ रहा है। आप किसकी कीमत पे भाईचारा कर रहे हैं? नुपुर शर्मा की, कमलेश तिवारी की कीमत पे कर रहे हैं। यह मंजूर नहीं है किसी कीमत पर हमको।
इसलिए ये चुप रहने का समय नहीं है। मैंने कहा इसमें अपने भी, जिन्हें आप अपना समझते हैं, अगर वो भी आड़े आए तो वो भी गद्दार हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राजनीति अपनी तरफ, संगठन अपनी तरफ। दुनिया में कोई चीज राष्ट्र बड़ी नहीं हो सकती, चाहे कितना भी बड़ा संगठन हो और चाहे कितनी बड़ी सरकार हो। हम सब लोगों ने सरकारों के पीछे भागते भागते यह हाल कर दिया है कि सरकार हर चीज तय करती है और सरकार बौनी चुनते हैं आप, तो सुप्रीम कोर्ट में यह भी तय होता है कि शबरीमला पे जेंडर जस्टिस होगा, महाकाल पे कितना पानी चढ़ेगा, दही हांडी की लंबाई कितनी होगी, जली कट्टू पे रोक लगेगी। उनके पास ये काम है, क्योंकि हमारा शंकराचार्य, शर्म की बात है, मैं ये बात बनारस में कह रहा हूं, शंकराचार्य की झगड़े कोर्ट में जा रहे हैं। यानी भारत राष्ट्र की शक्ति को देखिए आप, और देश एक छोटा सा है, एक सुप्रीम कोर्ट छोटी सी है। राष्ट्र की मान्यताओं, परंपराओं, उसकी आस्थाओं को चलाने वाले जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो अपने झगड़े 2-2 कौड़ी के जजों के पास लेके जा रहे हैं कि बताइए ये वाला असली है, ये वाला असली है। किसी इंस्टीट्यूशन को प्योर छोड़ा हमने? आज मैंने सुना है कि कोई एक शंकराचार्य हमारे बीच में नहीं रहे। कोई कहता है ये शंकराचार्य है, कोई कहता है ये शंकराचार्य है, कोई कहता है ये शंकराचार्य है। अरे भाई, ये जिसका काम है तय करके वो खत्म करे ना इसको। ये भ्रम समाज में फैल रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप मजाक उड़वाते हैं अपना, इसलिए कोई आपको सीरियस नहीं लेता है। आप समझ रहे मेरी बात को? मेरा गुस्सा यह है, राष्ट्र सत्ता के पास जा रहा है कि हमारा फैसला दो, इसलिए कोई हिंदुत्व पे भाषण दे रहा है आपको, कोई कह रहा है ये वे ऑफ लाइफ है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, इसलिए कि आपको आदत पड़ गई है। अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ना चाहते, वो लड़ ले, वो लड़ ले, वो लड़ ले। कोर्ट से निर्णय आ गया है। कोर्ट कौन है भाई? कोर्ट के पास कहां से ज्ञान आया? कोर्ट तय करेगी ये। हिंदू सनातनी परंपराओं में अगर कहीं कोई बदलाव है या कहीं कोई तरमीम होनी है, कहीं कुछ घटाना बढ़ाना है, किसी की परिभाषा को दोबारा से परिभाषित करना है, ये काम सिर्फ शंकराचार्य का है, किसी कोर्ट का नहीं है। हम मूक दर्शक बने बैठे हुए, हम कब बोलेंगे भाई? मैंने पब्लिकली कहा कि शंकराचार्य हम नहीं जानते, हम उस बारे में, हमारा ज्ञान ही नहीं है। चारों शंकराचार्य बैठे, चाहे देश में किसी भी कोई विवाद हो, हमारी आस्थाओं से और परंपराओं से सिर्फ शंकराचार्य की बात आखिरी होगी, खत्म। हम ये बना ही नहीं रहे हैं, इसलिए वो अपने झगड़े में लगे हुए हैं। आपस में झगड़ा है, अपने शत्रु से भी नहीं सीखते। उनके यहां कोई झगड़ा हुआ आज तक? मोहल्ले की मस्जिद में कौन इमाम होगा, इस पे भी झगड़ा नहीं है उनके यहां, क्योंकि एजेंडा कुछ और है, आपके एजेंडे कुछ और हैं। मुझे तो पता नहीं, मैं तो ज्ञानी नहीं हूं। हमारे आपके बनारस के एक साथी हैं जो हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं, ओम यादव जी बनारस के, उन्होंने बताया कि यहां कोई विद्युत परिषद है, वो तय करती है कि शंकराचार्य कौन होगा। तो करके खत्म करें ना भाई। इस विवाद को जितना बढ़ाएंगे उतना आज का युवा ये सवाल पूछेगा जो मैं उसके बिहाफ पे पूछ रहा हूं कि भाई ये ऐसा है क्या भैया आपके यहां? है, ये हम मानते हैं, सम्माननीय है, पूजनीय है, लेकिन पूजनीय का पूजलायक तो स्थान बना के रखो कि उनको भी कोर्ट के चक्कर खिला रहे हो भाई। इसलिए 2022 के भारत में सच बोलिए, जोर से बोलिए, चिल्ला चिल्ला के बोलिए। पूरी दुनिया सच सुनना चाहती है, और यही वजह है कि आज के दौर की सबसे, मैं कहता हूं कि परिस्थिति जो मुझे लगती है कि दुनिया में जो बदलाव हो रहा है, आप जिस पोजीशन पे खड़े हैं, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात कभी नहीं करता, मैंने किसी पार्टी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन अगर कोई बड़ा काम कर रहा है तो उसकी जाति क्या है, उसका पद क्या है, यह बिल्कुल मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। भारत की पोजीशनिंग अंतरराष्ट्रीय इस वक्त इतनी महत्वपूर्ण है, और इसलिए है कि अभी आपने देखा एक प्रधानमंत्री बना, फिर उसने इस्तीफा दे दिया, फिर अब वो भी कोई हटने वाला है। पूरी दुनिया में जो उथल पुथल है, इस समय भारत की पोजीशनिंग इतनी स्ट्रांग है कि आप
किसी गलतफहमी के चलते अपना तेरा, जातिवादी, ये इलाका वो इलाका, इन सब चीजों से उठ करके आप ये मान के चलिए कि अगर इस वक्त देश के अंदर सिंगल पार्टी बहुमत की सरकार नहीं होती तो आपका सबसे ज्यादा बुरा हाल होता।